कैप्टन आत्रे, कैन यू हियर मी? कैप्टन, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। अगर 1 घंटे में बॉम्ब डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो द्वारका का पूरा मंदिर ढह जाएगा। इस थर्मोबैरिक बॉम्ब से एक बड़ी सुनामी आएगी जो पूरे गुजरात को बहा ले जाएगी। हमारे ड्रोन्स तुम्हारी टीम को बॉम्ब की एग्जैक्ट लोकेशन तक ले जाएंगे। याद रखना कैप्टन, सिर्फ 1 घंटा। 27 साल का कैप्टन आत्रे अपने 2 टीम मेंबर के साथ द्वारका के पास अरब सागर में छलांग लगा चुका था। समुद्र के किनारे एनएसजी के सीनियर ऑफिसर कैप्टन अर्जुन खड़े थे, जो लगातार ईयरपीस के जरिए अपनी स्पेशल टीम से कांटेक्ट कर रहे थे। आत्रे उनकी बात सुन रहा था, लेकिन उसके मुंह में ऑक्सीजन पाइप लगी हुई थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उन तीनों सोल्जर्स ने एक्वासोनिक सूट पहन रखा था। वो T-300 एक्वा ड्रोन को फॉलो करते हुए पानी के अंदर तैर रहे थे। उनके सूट में हाई टेक्नोलॉजी सोनार कम्युनिकेशन सिस्टम इनबिल्ट किया गया था। सर पर वाटरप्रूफ टॉर्च चमक रही थी। सबके कानों में वाटरप्रूफ ईयरपीस भी लगा हुआ था, जिसकी टेक्नोलॉजी पानी की गहराइयों में भी बखूबी अपना काम कर रही थी। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन लगातार ईयरपीस के जरिए आत्रे से कांटेक्ट रखने की कोशिश कर रहे थे। आत्रे, ड्रोन को फॉलो करते हुए जैसे ही तुम टारगेट एरिया से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचोगे, तुम्हारा एक्वासोनिक सूट ग्रीन लाइट के साथ एक्टिवेट हो जाएगा। वो ड्रोन को फॉलो करते करते समुद्र की तलहटी तक पहुंच गया, जहां एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी। चट्टान के पास पहुंचते ही ड्रोन गोल गोल घूमने लगा। मतलब साफ था, बॉम्ब चट्टान के आसपास ही मौजूद था। आत्रे और उसकी टीम चट्टान के चारों ओर तैरते हुए बॉम्ब को ढूंढने लगे। अचानक आत्रे के सूट में ग्रीन लाइट जलने लगी। आत्रे ने अपने सूट के बैक चेन से एक प्लास और एक डिटेक्टर बाहर निकाला। बिना आत्रे के कुछ कहे कैप्टन अर्जुन की डिवाइस ने उन्हें सब कुछ बता दिया। इसका मतलब आत्रे बम तक पहुंच चुका है। आत्रे, बम में डुअल ट्रिगर सिस्टम है। तुम्हें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ट्रिगर को डीएक्टिवेट करना होगा। नाउ टाइम इज वेरी क्रिटिकल आत्रे, डू इट फास्ट। आत्रे ने चट्टान के नीचे से कुछ रेत हटाई और उसे रेत के अंदर फिक्स किया हुआ थर्मोबैरिक बॉम्ब मिल गया। आत्रे बॉम्ब की सारी वायरिंग को समझने की कोशिश कर रहा था। उधर किनारे पर खड़े कैप्टन अर्जुन की जान हलक पर अटकी हुई थी। द्वारका हेडक्वार्टर पर बैठे इंडियन मिलिट्री और नेवी के हाई कमांडिंग ऑफिसर बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन पर नजर गड़ाए मिशन के कंप्लीट होने की दुआ मांग रहे थे। कम ऑन आत्रे, जस्ट डिफ्यूज द बॉम्ब। अगर बम फटा तो द्वारका का पूरा मंदिर ढह जाएगा। आसपास के 1000 किलोमीटर का एरिया पानी में डूब जाएगा। पानी के अंदर आत्रे की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। उसने लंबी सांस ली और 2 वायर को कट कर दिया। आत्रे के हाथ में मौजूद डिटेक्टर में अभी भी रेड लाइट जल रही थी, जिसका मतलब था कि बॉम्ब अभी भी डिफ्यूज नहीं हुआ है। उसने एक बार फिर लंबी सांस ली और 2 वायर और काट दिए। इन 2 वायर के काटते ही डिटेक्टर ग्रीन सिग्नल देने लगा। आत्रे समझ गया, आत्रे का मिशन सक्सेसफुल रहा। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन भी खुश हो गए। वेल डन गाइस, मुझे पता था आत्रे, तुम्हारे होते मिशन फेल हो ही नहीं सकता। अब तक जिन छोटी छोटी रंग बिरंगी मछलियों पर आत्रे का ध्यान नहीं गया था, वो खुशी से निहारने लगा। आत्रे ने देखा कि एक मछली कोरल रीफ के बीच कुछ अलग ही अंदाज में घूमने लगी। वो झुककर कोरल रीफ की तरफ अपने लेदर से कवर्ड उंगलियां बढ़ाने लगा। अचानक उसकी उंगली सुनहरे रंग के शार्प मेटल ऑब्जेक्ट से टकराई और आत्रे की उंगलियों से खून बहने लगा। आत्रे का खून जैसे ही मेटल ऑब्जेक्ट से लगा, बादल गरजने लगे, बिजलियां कड़कने लगी, समुद्र का पानी उफान मारने लगा। बाहर खड़े कैप्टन अर्जुन के साथ द्वारका शहर के लोगों को लगा जैसे आज समुद्र अपनी सारी सीमाएं तोड़ेगा। सूरज बादलों के पीछे छिप गया था। अंधेरा अपनी जगह बनाने लगा था।
किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। माहौल इतना भयावह होता जा रहा था मानो कुछ ही पल बाद सुनामी आने वाली हो। अचानक ये क्या हो रहा है? तेज बिजली ऊपर आसमान से समुद्र के पानी को क्रॉस करते हुए आत्रेय के सर पर बरसने लगी थी। आत्रेय को ऐसा लगा जैसे उसका सर 1000 टुकड़ों में फट जाएगा। बिजली उस मेटल ऑब्जेक्ट से भी टकराई और एक तेज झटका सबने महसूस किया। ये कैसे पॉसिबल है? बॉम्ब तो डिफ्यूज हो गया था। इस हाई वोल्टेज करंट के बाद आत्रेय की आंखें बंद हो गईं। ऑक्सीजन पाइप से निकलने वाले बुलबुले शून्य पड़ चुके थे। मतलब साफ था, आत्रेय की सांसें रुक गई थी। वो तेज झटका समुद्र की तलहटी पर एक वाइब्रेशन की तरह दौड़ते हुए समुद्र की गहराइयों की ओर जाने लगा। वाइब्रेशन एक ऐसे काले अंधेरे की ओर बढ़ने लगी जहां समुद्री जीव भी जाने से कतराते थे। उन काले घने अंधेरों के उस पार रोशनी से भरी एक विचित्र दुनिया थी। पानी के अंदर बसी एक अनोखी दुनिया जिसकी चमक देख ऐसा लग रहा था मानो पानी के अंदर ही सैकड़ों सूरज उग गए हों। पानी के अंदर बसी उस अनोखी दुनिया में अनोखे इंसान रहा करते थे जो पानी के अंदर किसी रॉकेट की स्पीड से भी तेज तैर सकते थे, बात कर सकते थे, सांस ले सकते थे। ये उनका अनोखा साम्राज्य था जहां सब कुछ सुनहरा और चमकदार था। एक अनोखी विचित्र दुनिया जहां कोरल रीफ डायमंड के बड़े बड़े झुंड की तरह चमक रहे थे। वाइब्रेशन इस दुनिया को पार करती हुई एक बड़े से आलीशान महल के करीब पहुंची जो पूरी तरह से क्रिस्टल का बना हुआ था। महल में मौजूद लोगों ने भी वो झटका महसूस किया। उस महल की राजकुमारी मृणाल बरामदे में खड़ी अपनी आलीशान नगरी को निहार रही थी कि उस झटके ने उसे झकझोर दिया। उसने तेजी से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही मृणाल को गोल्डन मेटल ऑब्जेक्ट पर लगा खून का धब्बा दिखाई देने लगा। वो साफ देख सकती थी कि कैसे आसमान आज समुद्र की गहराइयों में भी बिजली बरसा रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। अपने पैरों पर दबाव डालते वो पानी में ऊपर की तरफ तेजी से उड़ने लगी जैसे मानो किसी ने रॉकेट छोड़ दिया हो। घंटों का समुद्री सफर मिनटों में तय करती मृणाल आत्रेय के सामने थी। आत्रेय का शरीर पानी में बेजान लकड़ी की तरह तैर रहा था। आत्रेय को सामने देख मृणाल की आंखों में आंसू आ गए, पर पानी के साथ वो आंसू समुद्र में ही बह गए। लेकिन उसकी लाल आंखें मृणाल और आत्रेय के बीच किसी खास कनेक्शन की कहानी कह रही थी। मृणाल ने आत्रेय को हिलाकर जगाने की कोशिश की, पर आत्रेय बेसुध अभी भी पानी में तैर रहा था। मृणाल ने आत्रेय को अपनी बाहों में समेट लिया। वो उसे गौर से देखने लगी। वो दोनों पानी में तैरते हुए एक दूसरे के बहुत नजदीक थे। दोनों के बीच 1 इंच का फासला भी नहीं था। मृणाल ने आत्रेय के चेहरे पर अपनी उंगलियां घुमाई और उसकी गर्दन को अपनी उंगलियों से सहारा देते हुए उसने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मृणाल को ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। समुद्र का पानी और आत्रेय के होठों का एहसास। मृणाल कुछ देर के लिए उसमें डूब जाना चाहती थी। आत्रेय और मृणाल की इस नजदीकी ने दूर सितारों के उस पार बैठे एक अजीब से शख्स को उसकी नींद से जगा दिया। उसकी पूरी दुनिया लाल रंग की थी। वहां 2 सूरज चमक रहे थे। वो एक लाल पत्थर के सिंहासन पर बैठा खुद से मीलों दूर आत्रेय और मृणाल को एक दूसरे में खोया देख रहा था। उसने देखा आत्रेय और मृणाल तो जैसे दुनिया भूल गए थे। इस नाजुक से एहसास के साथ आत्रेय की आंखें भी धीरे से खुलने लगी। आत्रेय की खुलती आंखों के साथ मृणाल ने अपने होठ उसके होठों से दूर कर लिए और बिना कुछ कहे उसे एक हल्का सा झटका दिया। वो पानी में ऊपर की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगा और मृणाल वहीं ठहर गई। आत्रेय की नजर भी मृणाल की ओर थी। वो ऊपर जाते हुए हैरानी से उसे देख रहा था। नीली आंखें, भूरे बाल, गोरा रंग,
और नेवी ब्लू रंग के कुछ अजीब से कपड़े। कुछ पल बाद मृणाल आत्रेय के लिए एक धुंधली परछाई बन गई। कौन थी मृणाल? क्या हुआ था आत्रेय के साथ? और वो कौन सी अनोखी दुनिया थी? आत्रेय के साथ आगे क्या होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी का अगला भाग। आत्रेय पानी से बाहर आया। उसने देखा कि रेस्क्यू टीम गोता लगाकर हर जगह आत्रेय को ही ढूंढ रही थी। बाहर उसकी टीम के बाकी मेंबर और कैप्टन अर्जुन उसके ही इंतजार में खड़े थे। उसे देख सब खुश हो गए। आत्रेय, कम ऑन बॉयज, हेल्प हिम। आत्रेय का चेहरा लाल नजर आ रहा था। उसे अभी भी बेतहाशा दर्द हो रहा था। उसकी आंखों के सामने वो मेटल ऑब्जेक्ट, सर पर गिरती हुई बिजली और मृणाल का चेहरा घूम रहा था। उसके टीम मेंबर उसे सहारा देकर पानी से बाहर निकालने लगे। बाहर निकलते ही आत्रेय ने सबको एक नजर देखा और बेहोश हो गया। आत्रेय, आत्रेय। वो सबकी आवाज सुन सकता था, वो सब कुछ महसूस कर सकता था, लेकिन आंखें खोलने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसकी आंखें खुल ही नहीं रही थी। कुछ घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वो नेवी हॉस्पिटल में है। उसके चारों तरफ मशीन लगी हुई है। सामने एक डॉक्टर खड़ा उसकी रिपोर्ट कार्ड को एनालाइज कर रहा था। उसे अचानक अपने साथ हुआ सारा वाकया याद आने लगा और वो तेजी से उठकर बैठ गया। रिलैक्स लेफ्टिनेंट, आराम से, तुम ठीक हो? मेरा सर में दर्द तो होगा ही। 24 घंटे बाद जो जाग रहे हो, नर्स तुम्हें दवा दे देगी। तुम्हें एक दिन कंप्लीट बेड रेस्ट लेना होगा। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, रिलैक्स करो। मैं तुम्हारे टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देता हूं। डॉक्टर वहां से निकल गए। कुछ 10 मिनट बाद आत्रेय के 2 साथी कुणाल और समीर अंदर आए, जो उस मिशन में आत्रेय के साथ थे। कैसा फील कर रहे हो आत्रेय? बेटर। चेहरे से तो नहीं लग रहा, बस सर में दर्द है यार। कुणाल गौर से आत्रेय को देख रहा था। हमारे ग्रुप के सुपर सोल्जर हो तुम, ठीक हो जाओगे। पर ये बताओ, बम तो डिफ्यूज हो गया था, हम दोनों तो बाहर निकल आए थे, फिर वहां क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे? तुमने ही तो बम डिफ्यूज किया था। कुणाल के ऐसा पूछने पर आत्रेय को फिर से सब कुछ याद आने लगा। उसने मेटल ऑब्जेक्ट, बिजली, समुद्र के अंदर उठ रहे झटके और आखिरकार मृणाल के बारे में अपने दोस्तों को सब कुछ बताना शुरू किया। आत्रेय और उसके दोस्त जिस मृणाल की बात कर रहे थे, वो मृणाल अपनी उसी अनोखी दुनिया में एक बगीचे के बीचों बीच खड़ी थी। कोरल रीफ, सी ग्रास, मैंग्रोव्स, प्लैंकटन से घिरे पानी के बीच एक अनोखा गार्डन, जिसके सारे समुद्री पौधे क्रिस्टल की तरह चमक रहे थे। उसके हाथों में ट्रायंगल शेप्ड का एक मेटल ऑब्जेक्ट था, जिसे घुमाती वो कुछ सोचती हुई टहल रही थी। तभी उसका भाई विराट उसके पास आया। मृणाल, मैंने भी वो झटका महसूस किया था। हाँ, सबने महसूस किया। तो यही कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे दूर रहो। माना तुम कालपी के राजा हो, पर मैं किसी की गुलाम नहीं। तुम्हें क्या लगता है अंधक तक इसकी खबर नहीं पहुंची होगी? जरूर पहुंची होगी, पर हमारे बाद। और वो रुक जाएगा? नहीं, वो आत्रेय को खत्म करने की कोशिश करेगा। यही मृणाल, बस यही। इसलिए समझा रहा हूँ, उससे दूर रहो, वरना तुम अपने साथ साथ कालपी को भी खतरे में डाल दोगी। अंधक अपनी उस अंधेरी दुनिया में कैद है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे बाबा हैं, और उनके जाने के बाद क्या तुम अंधक से लड़ पाओगे? मृणाल इतना कहे उस बगीचे से अपने महल की ओर जाने लगी। विराट और मृणाल जिस अंधक को लेकर बहस कर रहे थे,
वो अंधक धरती के क्रस्ट से भी अंदर एक अंधेरी गुमनाम दुनिया में बंजर काली रेतीली जमीन के बीचों बीच एक किले की छत पर खड़ा था। अंधक अपनी अंधेरी दुनिया को निहार रहा था। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ मशालें थी। उसे भी द्वारका के पास हुए उस हादसे की खबर लग गई थी। अचानक वो चीखने लगा, तमास! तमास! उसकी इस पुकार के साथ एक दुबला पतला घिनौना सा आदमी उसके सामने आया। क्या हुआ अंधक? कालके को लगता है कि आत्रेय ही वो मसीहा है जो दुनिया को बचा सकता है, पर मुझे तो वो एक कमजोर सिपाही से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा। आप उसकी चिंता मत करें अंधक, मैं उस आत्रेय को जड़ से मिटा दूंगा। वो ब्रह्मांड के शतरंज का एक छोटा सा प्यादा है, उसे खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अंधक कालपी और धरती पर कब्जा जमाना चाहता था और मृणाल इस बात से बेखबर नहीं थी। वो अपने महल की ओर जा रही थी। खूबसूरत, आलीशान, पानी के अंदर क्रिस्टल से बना चमकदार महल। उसे अपने भाई विराट की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। विराट ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक लिया। हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो अंधक, वो राक्षस बाबा के डर से हमसे दूर है, मतलब मैं उसे नहीं हरा सकता। अच्छी बात है, तुम्हें एहसास तो है। मृणाल ने अपना हाथ खींचा और वहां से निकल गई। मृणाल और विराट के बाबा सम्राट उपेंद्र दोनों की बातें सुन आत्रेय के बारे में सोचने लगे। वहां पानी से ऊपर अपनी दुनिया में मग्न आत्रेय भी मृणाल के बारे में ही सोच रहा था। उसके दोस्तों को उसकी किसी भी बात पर कोई यकीन नहीं था। लड़की, वो भी पानी के अंदर। बिजली के झटकों ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। सर्वेलेंस टीम बम डिटेक्ट होते ही 500 मीटर का एरिया खाली करवा चुकी थी। जब बाहर कोई नहीं था तो पानी के इतने अंदर कोई लड़की कैसे आ सकती है? मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मैंने उस लड़की को देखा, उसके कारण ही मैं ऊपर आ पाया। और तुम्हें पता है, उसने मुझे... इतना कहे आत्रेय चुप हो गया। उसे वापस मृणाल याद आ गई। वो अभी भी अपने होठों पर उसके टच का एहसास कर सकता था। उसने मुझे क्या? तू चुप क्यों हो गया? बोल भी, क्या हुआ था? और उसने मुझे किस भी किया। सच, मैं अभी भी उसे फील कर सकता हूं। तू पागल हो गया है? पानी में तुझे एक लड़की मिली और उसने तुझे किस भी किया? मतलब तुझे आराम की जरूरत है, हम बाद में आते हैं। मैं कोई इमेजिनेशन नहीं कर रहा, ये सच है। वो लड़की वहां थी। उसके कपड़े अजीब थे, बाल भूरे, आंखें हल्की नीली, रंग बिल्कुल साफ। उसने कुछ वेट सूट जैसे कपड़े पहन रखे थे, पर बहुत ब्राइट एंड डार्क ब्लू। पैर देखा उसके? ठीक थे, मरमेड तो नहीं थी। कुछ भी यार, मतलब समुद्र में उतने अंदर तक एक मरमेड आके तुझे किस करके चली गई। तेरा दिमाग खराब हो गया है। तो कुछ दिन और आराम कर। मिशन के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कैसा मिशन? हाँ, और उस थर्मोबैरिक बम के बारे में कुछ पता चला? आत्रेय का सवाल समीर और कुणाल से था, लेकिन तभी दरवाजा खुला और कैप्टन अर्जुन अंदर आए। उन्हें देखकर समीर और कुणाल के साथ आत्रेय भी अलर्ट हो गया। आत्रेय, अब कैसा फील कर रहे हो? बेटर सर। एक सोल्जर के पास आराम करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता आत्रेय। योर मिशन इज नॉट ओवर येट। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्लैक टाइड टेररिस्ट ग्रुप गुजरात बॉर्डर के घने जंगलों के अंदर छुपा हुआ है। पानी के अंदर बम लगाने का काम इनका ही था। तुम्हारी टीम का नेक्स्ट मिशन है ब्लैक टाइड टीम को खत्म करना। यस सर। सैटेलाइट डेटा और बाकी की इंफॉर्मेशन तुम्हें 1 घंटे बाद मिल जाएगी। अगर तुम बेटर फील कर रहे हो तो कल सुबह तुम्हें इस मिशन पर निकलना होगा
और अगर नहीं तो समीर और कुणाल के साथ मैं किसी और को भेज दूंगा। नो सर, आई एम फीलिंग बेटर। इट्स नॉट अबाउट किलिंग द सोल्जर्स लेफ्टिनेंट। ब्लैक टाइड ग्रुप के सारे सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुम्हारी टीम की है। ओके सर। दूसरी सुबह आत्रे और उसके दोनों साथी अपने मिशन पर निकल रहे थे। उनकी डेस्टिनेशन थी गुजरात का घना जंगल। वहीं दूसरी ओर पानी के नीचे कालपी की उस अनोखी दुनिया में मृणाल भी पूरी तरह से तैयार थी। उसके हाथों में वही मेटल ऑब्जेक्ट था और उसकी मंजिल थी आत्रे। क्या होगा जब मृणाल आत्रे से टकराएगी? क्या आत्रे ब्लैक टाइड ग्रुप को खत्म कर पाएगा? और काली दुनिया का वो अंधक कौन था जिसकी बात मृणाल कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी का अगला भाग। गुजरात रण ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब सन्नाटा छाया हुआ था कि अचानक एक हेलीकॉप्टर ने मौसम का रुख ही बदल दिया। हेलीकॉप्टर हवा में ही रुक गया। उसकी गड़गड़ाती तेज आवाज के साथ 3 सोल्जर्स कॉम्बैट यूनिफॉर्म में रस्सियों का सहारा ले नीचे उतरने लगे। कुछ ही पल बाद आत्रे, समीर और कुणाल तीनों जमीन पर थे। INSAS राइफल, शॉटगन, हैंड ग्रेनेड लिए पूरी तैयारी के साथ आत्रे की टीम जंगल के अंदर जा रही थी। उनके पास सर्वेलेंस ड्रोन का वो मैप था जो ब्लैक टाइड ग्रुप की एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। समीर, कुणाल, होल्ड पोजीशन, बी केयरफुल। जंगल में बिखरे सूखे पत्ते पर जैसे जैसे उनके कदम पड़ते, पत्तों की चरमराती आवाज भी उन्हें परेशान कर रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ब्लैक टाइड ग्रुप अलर्ट हो जाए। कुछ 10 मिनट बाद समीर, कुणाल और आत्रे बड़े बड़े पेड़ों के पीछे छिप गए। सामने उन्हें एक छोटा सा टेंट नजर आ रहा था। टेंट के सामने काली राख और कुछ जली हुई लकड़ियां नजर आ रही थी जिसमें से अभी भी धुआं निकल रहा था। समीर, लेफ्ट, कुणाल, राइट। समीर और कुणाल ने हाँ में सर हिलाया और लेफ्ट और राइट के डायरेक्शन से पेड़ों के पीछे छिपते हुए उसी टेंट की ओर जाने लगे। आत्रे की नजर अभी भी उसी टेंट पर टिकी हुई थी। वो सामने से हमला करने की योजना बना रहा था। अचानक एक आदमी टेंट से बाहर आया। आत्रे ने अपनी साइलेंट राइफल से सीधे उसके सर पर निशाना लगाया। उसे चीखने चिल्लाने का भी वक्त नहीं मिला। वो जमीन पर धड़ाम से गिरने ही वाला था कि कुणाल ने उसकी बॉडी को पकड़ लिया और उसे टेंट के पीछे छिपा दिया। फिर भी कदमों की आवाज टेंट के अंदर पहुंच चुकी थी। 2 आदमी अपने हाथ में गन लिए टेंट से बाहर निकले। वो दोनों जंगल में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाने लगे। मिलाद कहाँ है? मिलाद, मिलाद, जफर, बाहर आओ। जफर नाम का तीसरा टेररिस्ट भी बाहर आया। एक बार फिर आत्रे ने जफर के सर पर गोली चला दी। पहले वाले टेररिस्ट की नजर आत्रे पर पड़ चुकी थी। आत्रे उसकी गन पॉइंट पर था। वो उस पर निशाना लगाने ही वाला था कि कुणाल ने उसे पीछे से मार दिया। बचे एक टेररिस्ट के सर पर समीर की गन से गोली लगी और वो जमीन पर गिर गया। टेंट के अंदर मौजूद सारे टेररिस्ट मर चुके थे। गुड वर्क गाइस, नाउ लेट्स फिनिश द टास्क। आत्रे और कुणाल टेंट के अंदर गए। समीर बाहर नजर रख रहा था। अंदर ढेर सारे लैपटॉप्स, मैप और डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डिंग टेबल पर रखे हुए थे। आत्रे और कुणाल सब कुछ समेटने लगे। आत्रे, ये मैप तो देखो, गुजरात के 10 लोकेशन को पॉइंट किया है। गॉट द इंटेल डूड्स। देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कई बम ब्लास्ट को अंजाम देने वाले थे। आत्रे, पीछे एक बंकर भी है। समीर की इस आवाज पर आत्रे और कुणाल दोनों बाहर आए। दोनों टेंट से बाहर निकले और बंकर की तरफ भागने लगे। समीर ने बंकर का दरवाजा खोलने की कोशिश की। जब दरवाजा नहीं खुला तो आत्रे ने अपनी राइफल से दर्जनों गोलियां
बंकर के दरवाजे पर दाग दी। आत्रे ने दरवाजे पर लात मारी और लोहे का दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। लेकिन अंदर जो था उसे देखकर आत्रे और समीर के साथ कुणाल की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। दूसरे ही पल दो आदमी उठकर आत्रे की ओर आने लगे। वो दोनों बिल्कुल निडर थे, मानो आत्रे की टीम के हाथों में मौजूद राइफल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। समीर पीछे हटो, पीछे। कुणाल पीछे, आराम से, कोई गोली नहीं चलाएगा। समीर और कुणाल ने देखा कि उन दोनों आदमियों ने बॉम्ब वेस्ट पहन रखी थी। उनकी जैकेट में लाल एलईडी और बॉम्ब साफ दिखाई दे रहे थे। ए सोल्जर, पीछे हट। ये सेमटेक्स है, आरडीएक्स का बाप। 5 सेकंड में ये पूरा जंगल उड़ जाएगा। वो दोनों टेररिस्ट बंकर से दूर आगे की ओर बढ़ने लगे। उनके बढ़ते कदम के साथ आत्रे और उसकी टीम पीछे हटती जा रही थी। अचानक 5 टेररिस्ट ने आकर आत्रे की टीम को घेर लिया। अब सोल्जर्स बुरी तरह से फंस चुके थे। ना वो गोली चला सकते थे, ना भाग सकते थे। गन नीचे कर। ए, सुनाई नहीं देता? सब अपनी गन नीचे करो, जल्दी। जब आत्रे की टीम से किसी ने गन नीचे नहीं की तो एक टेररिस्ट ने समीर के कंधे पर गोली चला दी। आत्रे गुस्से में आगे बढ़ता, उससे पहले ही समीर के कंधे पर एक गोली लगी और समीर घायल होकर जमीन पर गिर गया। समीर! टेररिस्ट ग्रुप ने आत्रे और कुणाल के पैरों पर पीछे से वार किया और उन दोनों को घुटनों के बल बिठा दिया। वो तीन चारों ओर से घिर चुके थे। उड़ा दो इन दोनों को। सभी टेररिस्ट की गन पॉइंट आत्रे, कुणाल और समीर की ओर थी। समीर तो वैसे भी चंद सांसें गिन रहा था। आत्रे और कुणाल सोचने लगे कि ये शायद उनका आखिरी मिशन है। उन दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी थी। तभी अचानक एक तेज आवाज से उनकी आंखें अपने आप ही खुल गईं। आवाज ऐसी थी मानो बिजली गिर रही हो। आत्रे की टीम को घेर कर खड़े सारे टेररिस्ट को एक झटका लगा और वो सब एक एक कर जमीन पर गिरने लगे। आत्रे ने आंखें खोलकर देखा। उसे एक पेड़ के सामने खड़ी मृणाल नजर आई, जिसका नाम भी उसे मालूम नहीं था। उसके हाथ में एक स्टिक थी जो लाल और नीले रंग में चमक रही थी। ये तो वही पानी वाली लड़की है। कुणाल की नजर भी मृणाल पर पड़ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़ मृणाल को देख रहा था। आत्रे को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा वो 2 टेररिस्ट जिन्होंने वेस्ट बॉम्ब पहन रखा था वो भी डर गए थे। ए लड़की, दूर हट, वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा और हमारे साथ तुम सब भी मारे जाओगे। मृणाल ने उसकी जैकेट पर ऐसे नजर दौड़ाई और उसके नजरें जैकेट को स्कैन कर रही थी। उसकी नीली आंखें अभी भी चमक रही थी। वो दोनों टेररिस्ट बुरी तरह से डर गए थे। उनमें से एक आदमी जो हाथ में राइफल लिए खड़ा था वो मृणाल पर गोली चलाने ही वाला था कि मृणाल ने अपनी स्टिक से उस पर वार किया और उसे ऐसा लगा जैसे वो हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आ गया हो। वो लड़खड़ाता जमीन पर गिर गया। बाकी बचे दोनों टेररिस्ट में से एक ट्रिगर दबाने ही वाला था कि मृणाल ने एक बार फिर अपनी स्टिक से उस पर वार किया, पर इस बार करंट की जगह उन दोनों पर सैकड़ों लीटर पानी की बौछार होने लगी। उस पानी में आत्रे और कुणाल भी भीग गए। उनकी वेस्ट जैकेट वाटरप्रूफ नहीं थी। सेमटेक्स कमजोर पड़ गया। मौके का फायदा उठा आत्रे ने उन दोनों के सिर पर गोली दाग दी। आत्रे की नजर मृणाल पर थी, लेकिन उसके हाथ ईयरपीस पर थे। मृणाल की निगाहें भी आत्रे पर ही टिकी हुई थी। कमांड, दिस इज आत्रे। वी नीड मेडिकल हेल्प फॉर एन इंजर्ड सोल्जर। प्लीज सेंड अ हेलीकॉप्टर एज सून एज पॉसिबल। ओवर। क्या मृणाल अपने साथ आत्रे को अपनी दुनिया में ले जाएगी या उस काली दुनिया के बादशाह अंधक का भेजा सिपाही तमस एक और मुसीबत लेकर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस दिलचस्प कहानी का अगला भाग।
आत्रेय और मृणाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। इस बार मृणाल का एटीट्यूड